हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए एरिया बाउंडेड कर्व लेकर आए हैं। ये 12th के सिलेबस का हिस्सा है। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे जेईई मेंस, एनडीए, बीपीएससी टीआरई, पीजीटी मैथ्स सभी में इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल लेक्चर ये होगा, सारे कंसेप्ट्स, उसके बाद प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरुआत करते हैं एरिया बाउंडेड कर्व। इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि हम किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके रीजन में जो बाउंड करता है एरिया, वो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक कर्व मिल गया इस प्रकार से और दूसरा कर्व आपको मिल गया इस प्रकार से। तो आप देखिए ये कर्व का जो ये रीजन बना, कॉमन रीजन, इसका एरिया निकालने के लिए जनरल मैथमेटिक्स में कोई खास फॉर्मूला नहीं मिलता है और बहुत टफ हो जाता है। इसी चीज़ को इंटीग्रेशन के माध्यम से बड़ी आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो 12th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो आप ये मन में बना लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका मजबूत होना चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरिया, लेकिन पूरा का पूरा यूज होगा इंटीग्रेशन। आइए शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो बेसिक सबसे पहला बात यह है कि अगर रीजन एक्स एक्सिस पर बनता है कर्व के द्वारा, मान लीजिए ये एक कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स और ये लिमिट है आपका ए से बी तक, एक्स एक्सिस के साथ घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसका एरिया किसे निकालेंगे? तो इसका एरिया का मतलब होगा इस कर्व को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो कर्व के नीचे एक्सिस के साथ जितना रीजन होगा उस सब का एरिया मिल जाएगा। यानी एरिया हो जाएगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक बाई डी एक्स। बाई डी एक्स का मतलब हुआ बाई का मान हो गया एफ एक्स, यानी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रहे कि रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है। दूसरा बात है, यदि यही रीजन एक्स एक्सिस के नीचे बन जाता है, मान लीजिए ये रीजन हो गया और ये कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स और ये रीजन बना है ए से बी के बीच में एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल्स टू, चूँकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस पहले से हम गुना कर देंगे, हो जाएगा ए से बी बाई डी एक्स, या आप कह सकते हैं माइनस ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरा बात है, यदि बाई एक्सिस के साथ कोई रीजन बॉन्ड होता है, बाई एक्सिस के साथ मान लीजिए कि यही है सी से लेके डी तक, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस कर्व को, यानी एरिया बराबर होगा सी से डी एक्स डी वाई। अब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स का मान लिख देंगे, कर्व का जो वैल्यू रहेगा वहाँ से बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चौथा पॉइंट है, यदि रीजन बाई एक्सिस पर बनता है लेकिन बाई एक्सिस के लेफ्ट में यदि बनता है तो एरिया हो जाएगा, पहले लगा देंगे माइनस, इधर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो एक माइनस का साइन लगा देंगे, सी से डी एक्स डी बाई। पांचवा पॉइंट है, एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। अगर दो कर्व से बनता है रीजन, तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे? बाउंडेड बाई टू कर्व्स,
मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक कर्व है आपका ये, दूसरा कर्व है ये मान लीजिए कि y1 बराबर f1 x dx है और ये y2 बराबर ये वाला y2 बराबर f2 x dx है और आपको ये इस रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ से हम वीडियो शुरुआत किए थे आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले दोनों कर्व को सोल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बाय सोल्विंग द इक्वेशन ऑफ कर्व। जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इसको सोल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए कि ये मिल गया ए और ये मिल गया बी, तो एरिया इज इक्वल्स टू होगा ए से बी। ऊपर वाले को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का ही पूरा एरिया मिल जाएगा, पूरा, यानी y1 dx। लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ इसका एरिया, इसका मतलब ये ज़्यादा मिल गया एरिया, तो इसका एरिया घटा देंगे। तो ये एरिया कैसे प्राप्त होगा? इस कर्व को इंटीग्रेट करने से, यानी माइनस कर देंगे a से b बाई 2 dx। ये तो बात हुआ एरिया निकालने के लिए कि कर्व कैसे घिरेगा एक्सिस के साथ और आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एरिया निकालने में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है उसमें दूसरे बेसिक पॉइंट पर आते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का बहुत योगदान है एरिया में, यानी फिगर सिमेट्रिक हो गया तो हम किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल कर करके और दूसरे पोर्शन को गुना कर देंगे। जिस तरह का पोर्शन बनेगा सिमेट्रिक उसका एरिया निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए सर्किल है और सर्किल का एरिया निकालना है तो हम यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। ये सिमेट्रिक फिगर है एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी, यानी जितना रीजन यहाँ कर्व बनाएगा उतना ही कर्व के द्वारा रीजन यहाँ भी बनेगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इतना का एरिया निकाल लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो हम इसी की चर्चा अभी करेंगे, स्थिर से वीडियो को देखिएगा। सिमेट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कर्व कैसे सिमेट्रिक होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स, इसमें यदि x के जगह पर आप माइनस एक्स रखते हैं अब फिर से वही कर्व मिल जाता है, फिर से वही कर्व मिल जाता है, तो ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ध्यान दीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं, बस सुन के ध्यान दीजिए आप, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि कर्व के इक्वेशन में x के जगह पर माइनस एक्स रखने से फिर से ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाए तो वो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक। और यदि बाई के जगह पर माइनस बाई रखने से फिर से वही कर्व का इक्वेशन प्राप्त हो जाए तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, यहाँ पर आप बाई के जगह पर माइनस बाई रख दीजिएगा तब भी वही बात आ जाएगी, यानी फिर से आपको मिल जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई के जगह पर माइनस बाई रखे तो ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन फिर से वही मिल गया। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यही अगर रहता बाई स्क्वायर बराबर -4ax तब भी ये एक्स एक्सिस के ही सिमेट्रिक होता, लेकिन चूंकि माइनस फिगर लगा हुआ है तब ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, अब देखिए यहाँ x के जगह पर -x रखिएगा तो फिर से आपको यही कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक हो जाएगा बाई एक्सिस के। अब बाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? तो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि बाई एक्सिस के राइट में जितना रीजन बनेगा उतना ही रीजन लेफ्ट में भी बनेगा, यानी एरिया निकालने में सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4a बाई है तो ये भी
आपको बाई एक्सिस के सिमेट्रिक मिल जाएगा, नेगेटिव साइन होने के चलते डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो हम इसकी चर्चा और बाद में करेंगे कर्व का। अभी हम बता रहे थे सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के लिए आप याद कर लीजिए, अगर x के जगह पर हम -x रखते हैं और फिर से ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाता है तो वो बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और बाई के जगह पर -y रखने पर फिर से वही चीज़ मिल जाता है तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। उल्टा याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इवन पावर ऑफ x मिल जाए, x का इवन पावर मिल जाए, तो इसका मतलब -x करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। शॉर्ट में पहचानने का ये तरीका हुआ। और यदि इवन पावर ऑफ बाई मिल जाए, इवन पावर ऑफ बाई मिल जाए तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और यदि दोनों के इवन पावर मिल जाए, इवन पावर ऑफ बोथ एक्स एंड बाई, इवन पावर ऑफ बोथ एक्स एंड बाई, तब ऐसी स्थिति में सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे हो गया आपका सर्किल, ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ एक्स का भी पावर इवन है, बाई का भी पावर इवन है, इसका मतलब ये एक्स और बाई दोनों के सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। जैसे इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया सिमेट्रिसिटी। अब आपको एरिया चैप्टर में कुछ कॉमन ग्राफ की भी जानकारी होनी चाहिए, तो अब हम कुछ कॉमन ग्राफ की भी चर्चा कर देते हैं जो यूज होने वाला ग्राफ है। कुछ कॉमन ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना काफ़ी आसान होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, आप उसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के रूप में ले लीजिएगा। ऐसी स्थिति में आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर का पॉइंट हो जाएगा जो x के नीचे है, x इंटरसेप्ट यानी a,0, और पॉइंट ऑन बाई एक्सिस मिल जाएगा 0,y। तो कोई भी ग्राफ खींचा जाएगा, दो गो पॉइंट आपको मिल गया, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर, तो ये ग्राफ आपको बड़ी आसान से मिल जाएगा। कॉमनली जो स्ट्रेट लाइन में यूज होता है ग्राफ, उसमें पहला ग्राफ है y बराबर x। y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है। यदि आप y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो y बराबर x का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। ये y बराबर x का ग्राफ था, ये 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। और ग्राफ का ये खासियत होता है कि जितना आपका ऊपर उठाइएगा उतना ही लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा। यानी 1 यूनिट ऊपर उठ गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। यानी y बराबर x प्लस 1 एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो -1,0 और 0,1 से होकर पास करता है। यदि हम बात करें y बराबर x माइनस 1 का, तो ये ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। ये था आपका ग्राफ y बराबर x, तो x माइनस 1 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1। अगर हम बात करें y बराबर -x का, तो -x का मतलब हुआ ग्राफ 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा। यानी अब स्लोप हो जाएगा 135 डिग्री, 180 में 45 घटा देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो ओरिजिन से पास करेगा। और ये ग्राफ हो गया आपका किसका, y बराबर -x का। ये ग्राफ हो गया y बराबर -x का। अब इसके बाद यदि आप देखना चाहें y बराबर -x प्लस 1, तो ये -x का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। ये था आपका y बराबर -x, 1 यूनिट आपका ऊपर उठ जाएगा। तो जब 1 यूनिट ऊपर उठेगा तो 1 यूनिट राइट भी चला जाएगा। ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा 0,1। यदि हम बात करें y बराबर -x माइनस 1 का, तो 1 यूनिट आपका ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये ग्राफ था आपका y बराबर -x का, तो ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर -x माइनस 1।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा 0, -1 और ये क्या हो जाएगा -1, 0। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो कॉमनली यूज होता है y बराबर mx + c पर आधारित। तो या तो ये ग्राफ आपका यूज हो जाएगा, और नहीं तो अगर जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप उसको इंटरसेप्ट रूप में लिख दीजिए और एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले लीजिए और वाई एक्सिस पर पॉइंट ले लीजिए। यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन का कर्व आपको ग्राफ खिंचा जाएगा। दूसरा कॉमनली यूज होने वाला ग्राफ है f(x) बराबर x², स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। ये भी काफ़ी यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए f(x) बराबर x² का ही ग्राफ देखिए। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। अभी आपको बताए थे कि x का पावर इवन है, इसका मतलब ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी ग्राफ जो है अपवार्ड पैराबोला होगा। यदि हम f(x) बराबर x² + 1 की बात करें तो +1 का मतलब ही होता है ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। यानी जो 0,0 से जा रहा था अब वो 1,0 से जाएगा, 0,1 से जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। अगर हम बात करें f(x) बराबर x² - 1 का, तो इसका मतलब ग्राफ जो है 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-1, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। स्थिर से वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये हो सकता है कि पहला बार में आपको बहुत ज़्यादा समझ में न आए, तो दोबारा आप देखिएगा तो एकदम कॉमन ग्राफ जो है बड़ा आसान से आपको समझ में आ जाएगा। यदि हम f(x) बराबर -x² की बात करें तो ये -x² नेचर बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाउनवार्ड पैराबोला। अगर हम f(x) बराबर -x² + 1 की बात करें तो ये ग्राफ आपका 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। अब आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा आपका कितना 0,1, ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। अगर हम लिखते हैं f(x) बराबर -x² - 1 तो ये ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा नंबर ग्राफ में जो कॉमनली यूज होता है वो है आपका मॉडुलस फंक्शन f(x) बराबर mod x। तो mod x का जो ग्राफ होगा ये होगा V शेप का आकार का ग्राफ पॉइंटेड एट ऑरिजिन। V शेप्ड ग्राफ पॉइंटेड एट ऑरिजिन, ये mod x का ग्राफ होता है। यदि आप f(x) बराबर mod x + 1 का ग्राफ यूज करना चाहते हैं तो mod x के ग्राफ को आप 1 यूनिट से ऊपर उठा दीजिए, 1 यूनिट से ऊपर उठा दीजिए, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। अगर आप f(x) बराबर mod x - 1 का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो mod x के ग्राफ को 1 यूनिट नीचे गिरा दीजिए, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। यानी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1, ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। क्लियर हो गया बात। अगर हम f(x) बराबर x - 1 के मॉडुलस का ग्राफ खींचना चाहते हैं, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन करते हैं। x - 1 है तो माइनस का साइन डिस्टेंस बताता है, तो माइनस के बाद 1 है यानी 1 पॉजिटिव में है, इसका मतलब 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा mod x का ग्राफ, यानी 1,0 से, और ये हो जाएगा 0,1 से। ये मत सोचिएगा कि x - 1 है तो 1 यूनिट लेफ्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आप f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x + 1 का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो x + 1 का ग्राफ खींचने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी x - -1। तो mod x का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यह देखिए जो ओरिजिन से जा रहा था वो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1,0, ये हो जाएगा 0,1। बात समझ में आया। यदि आप f(x) बराबर
माइनस मॉड एक्स का अगर आप खींचना चाहते हैं तो ये सीधे 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा। माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से हो गया। अब इस पर आप माइनस मॉड एक्स प्लस 1 करेंगे, 1 यूनिट ऊपर जाएगा। माइनस मॉड एक्स माइनस 1 करेंगे, 1 यूनिट नीचे जाएगा। माइनस मॉड एक्स और उसके बाद -1 के बाद मॉड लगाइएगा तो इसी प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कॉमनली यूज्ड ग्राफ है। चौथा नंबर ग्राफ देखिए क्या है। चौथा नंबर है सर्किल। सर्किल का 2 फॉर्मेट होता है। पहला फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये किसी ऐसे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस हो जाएगा ए, और ये सिमेट्री के अबाउट बोथ एक्सिस होगा, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्री के अबाउट बोथ एक्सिस। और इनका ग्राफ हो जाएगा आपको इस प्रकार से। ओरिजिन हो गया आपका सेंटर। दूसरा इसका फॉर्मेट होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस सर्किल का सेंटर हो जाता है आपका अल्फा बीटा और रेडियस हो जाता है ए। इसका ग्राफ कैसे भी आप खींच लीजिए, कहीं भी खींच सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि इसका सेंटर हो जाएगा अल्फा बीटा और रेडियस हो जाएगा ए, ये रेडियस हो जाएगा ए। और इसका तीसरा फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इस सर्किल का सेंटर हो जाता है -g और -f और रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ भी सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। पांचवा नंबर है पाराबोला। पाराबोला में एक पाराबोला हो जाएगा राइट हैंडेड पाराबोला। राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला का जो है फॉर्मूला ये या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा y² बराबर 4ax और इनका ग्राफ हो जाएगा इस प्रकार से। बी है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला ये हो जाएगा आपका y² बराबर -4ax। लेफ्ट की ओर फेस खुल जाएगा। ये सब यूज होगा एरिया चैप्टर में पूरा। कहिएगा एरिया तो आप बताए नहीं, तो अब पहले से हम पूरा बेसिक को क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। इस पर बहुत सवाल बताया जाएगा, इसका सीरीज बनेगा और इस सीरीज में कई वीडियो होंगे। सी में है आपका अपवार्ड पाराबोला। अपवार्ड पाराबोला, तो अपवार्ड पाराबोला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² बराबर 4a/, ये हो जाएगा आपका अपवार्ड पाराबोला। इसके बाद है डाउनवार्ड पाराबोला। डाउनवार्ड पाराबोला इसका इक्वेशन हो जाएगा x² = -4a/, और ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। छठा नंबर है आपका इलिप्स। तो इलिप्स 2 प्रकार के होंगे। एक होगा हॉरिजेंटल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स कहने का मतलब हो गया कि इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस y² = 1। हालांकि इन सब का एरिया हम आपको ट्रिक्स से बता देंगे कि इसका एरिया ट्रिक्स से तुरंत क्या हो जाएगा, πab² यूनिट, वो हम अलग से आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस सीरीज में भाई कई वीडियो आपको बनाएंगे हम, ये सब ट्रिक्स से आपको याद करवा देंगे। अभी हम सिमेट्रिसिटी और ग्राफ की ओर चल रहे हैं। ये मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका यूज होगा एरिया बनाने में। दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स का मतलब हो गया कि इसका जो एक्सिस है मेजर एक्सिस वो हो जाएगा वाई एक्सिस, और फॉर्मूला इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x² बटा b² जोड़ y² बटा a² बराबर 1। ये मतलब होता है मेजर एक्सिस का लेंथ, तो जो मेजर एक्सिस होगा उसी के नीचे ए चला जाएगा। तो ये हो जाता है आपका वर्टिकल इलिप्स इस प्रकार से। और हाइपरबोला ओपन फिगर है
उससे एरिया बाउंड नहीं होता है। एक और कॉमनली ग्राफ है, उसकी भी चर्चा कर देते हैं हम। ये ग्राफ भी आपको कॉमनली यूज होगा, एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स। तो आप इसको तोड़ देंगे, एक्स और मॉड एक्स का वैल्यू होता है जो है वही, लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। यानी एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स जो है ये दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। एक होगा एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव हो जाए, और दूसरा होगा माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स निगेटिव हो जाए। यानी एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो आप कैसे खींचेंगे? पहला हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, लेकिन यहाँ एक्स पॉजिटिव चाहिए तो ये ग्राफ नहीं होगा इस पोर्शन वाला। दूसरा है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपको, लेकिन ये कब लेना है? जब एक्स निगेटिव हो जाए, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको आप दोनों को कंबाइन कर देंगे या फ्रेश ग्राफ खींचेंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स का। यही ग्राफ आपका होता है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का भी, और यही ग्राफ होता है आपको एफ एक्स बराबर टेन एक्स का भी। जहाँ तक बात है साइन एक्स का, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका पीरियड है 2 पाई, यानी 2 पाई पर ग्राफ जो है चेंज होते जाएगा। 0 से शुरुआत होगा और 0 से 2 पाई, बस इतना याद रखिए, और यही फिर रिपीट होते चला जाएगा। इधर भी आपको यही रिपीट होते चला जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है जो -1 से +1 के बीच में लाइज करेगा। इसी प्रकार से यदि आप एफ एक्स बराबर कॉस एक्स की बात करें तो ये ग्राफ, इसका भी पीरियड 2 पाई है, लेकिन ये ग्राफ होता है 1 से शुरू, बस इतना तक याद रखिए, और यही पोर्शन आप इधर तक याद रखिए। ऐसे यही आगे बढ़ते चला जाएगा, आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इस प्रकार जो आप देखें, ये कुछ कॉमन ग्राफ्स हम आपको बताए जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम आते हैं एरिया पर, एरिया के प्रॉब्लम पर आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस ए है तो इसका आंसर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। लेकिन हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के रूप में एरिया को कैसे देखेंगे, 12 के एग्जाम में सवाल कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, और उतना ही एरिया इसका भी होगा, उतना ही एरिया इसका भी होगा, और उतना ही एरिया इसका भी होगा। यानी एरिया बराबर होगा 4 गुना कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक बाई डी एक्स। अब इस बाई को कैसे निकालिएगा? तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि बाई निकालना चाहेंगे तो बाई बराबर होगा √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से ए √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जानते हैं कि स्पेशल इंटीग्रल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगा आपको 0 से लेके a तक। अब ये हो जाएगा एरिया बराबर 4 टाइम्स ऑफ, अब इंटीग्रेशन हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन, तब हम लिमिट लगाएंगे, यानी पहले x के जगह पर अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट ए रखते हैं, तो यहाँ x के जगह पर a रखेंगे। अच्छा है यहाँ से रखना शुरू कीजिए कि x के जगह पर जब a रखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x के जगह पर a, तो a/a हो गया 1, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया साइन इनवर्स 1।
तो साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। बीच में माइनस रखेंगे, अब x के जगह पर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0, और यहाँ साइन इन्वर्स 0 तो ये भी आपका हो जाएगा 0। यानी एरिया बराबर हो गया 4 × a² × π/4। 4 से 4 कट गया तो एरिया बराबर हो गया πa² यूनिट। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ अभी आपको एरिया का आइडिया दिए हैं। अगले लेक्चर से हम एरिया को शुरुआत करेंगे 1 बाय 1 प्रॉब्लम के साथ। पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम के लिए अलग से मिसलेनियस प्रॉब्लम। यानी एरिया का ये सीरीज लंबा चलेगा, 5-6 वीडियो का ये होगा। आज ये पहला वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। 12 के विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए इसमें हम बेसिक बात को एक जगह कर दिए हैं, सारे ग्राफ वगैरह को। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।